वीरा का पिता करमचंद के खेत में मजदूरी करता था। बाप की मौत के समय उसकी इकलौती बच्ची वीरा की उम्र करीब 10 महीने थी। भरे जवानी में उसकी मौत हो गई थी और पूरे गांव के लोगों का दिल वीरा की विधवा जवान मां के दुख से द्रवित हो गया था। अक्सर लोग उसकी मदद कर देते थे। वीरा का पिता जुलाहा था और कुछ लोग उसे और भी कमीन जात का कहते। एक बार जब गांव में प्लेग का प्रकोप हुआ था तो गांव के गांव खाली हो गए थे। इसी प्रकोप का शिकार वीरा के दादा दादी और दूसरे संबंधी हो गए थे। बस वंश की एकमात्र निशानी वीरा का असहाय पिता बच गया था और तब से वह करमचंद के खेतों में मजदूरी करता रहा। गांव की स्त्रियां वीरा के मां से रसोई का काम तो नहीं कराती थी, पर घर के ऊपरी कामों की, जिनमें छुआछूत नहीं थी, उसकी कमी नहीं थी। अधिकतर वह करमचंद के घर का ही काम करती थी। करमचंद की पत्नी कंजूस नहीं थी, इसीलिए अक्सर वीरा को भी पीने के लिए दूध मिल ही जाता था। करमचंद ने हजारों मनौतियों के बाद बड़ी अवस्था में एक पुत्र रत्न पाया था और उसने उसका नाम रखा था रूपचंद। रूपचंद की माँ अपने बच्चे को प्यार करती अघाती न थी और अक्सर कहा करती, यही मेरा पहला और आखिरी बच्चा है। वीरा रूप से 7-8 वर्ष छोटी थी। खेल में इन दोनों का कोई जोड़ न था, लेकिन खेलने को और साथी नहीं थे, इसीलिए वीरा ही रूप के लिए एक प्यारा खिलौना सी बन गई थी। रोटी खाने से पहले रूप वीरा को अपने पास बुला लेता और उसे भी अपने सटरस भोजन में से एक हिस्सा दे देता। रात को जब माँ उससे मलाई वाला दूध पीने को कहती तो वह बाहर से इनकार कर देता। तब माँ वीरा को बुलाती और उसे भी अलग एक कटोरी में दूध देकर कहती, देखे पहले दूध कौन पीता है। मैंने आंखें बंद कर ली हूँ, मैं जानती हूँ मेरा रूप पहले पिएगा। और जब वह आंखें खुलती तो देखती दोनों बच्चे दूध पी चुके हैं। पास पड़ोस की औरतें कई बार उसे कहती, छी छी, तुम इस कमीन लड़की को क्यों इतना सिर चढ़ाती हो। जो भी तुम्हारा बेटा खाता है पास ही बैठकर वह भी खाती है। लोग अपने बेटे को छिपाकर खिलाते हैं कि किसी की नजर न लग जाए, और तुम तो क्या हुआ बहन, मैं इस लायक कहाँ थी। जाने किसके पुण्यों के प्रताप से मुझे रूप मिला है। मैं कैसे किसी बच्चे को बिलखते देख सकती हूँ। अक्सर वह यही उत्तर देती। वीरा अब 9 वर्ष की होकर कामों में अपनी माँ का हाथ बटाने लगी थी। जब उसकी माँ बर्तन मांजती तो वह अपने छोटे छोटे हाथों से साफ पानी से धोती और उठाकर रखती। माँ जब कपड़े धोती तो वह सूखे कपड़ों को बटोरकर तह लगाकर रखती। करमचंद के पास जमीन बहुत थी। गांव में सबसे शानदार उसकी पक्की हवेली थी। 16-17 के होते ही रूप के लिए रिश्ते आने लगे। मैं ज्यादा इंतजार नहीं करूंगी, जाने किसके पुण्य से इस योग्य हुई हूँ, माँ कहती। और कुछ ही दिनों बाद देखभाल कर पास के गांव की एक अमीर घर की लड़की से रूप की सगाई हो गई। पर विधि की विडंबना, कुछ ही दिन बाद रूप की माँ 2 दिन के साधारण ज्वर से मन की मन में लेकर इस लोक से चली गई। करमचंद की जैसे आंखों की रोशनी चली गई। वीरा की माँ ने ठीक एक अच्छी गृहिणी की तरह घर को संभाल लिया। कमीन होने के कारण वह रसोई का काम नहीं कर सकती थी, इसीलिए एक महाराजन रख ली गई। करमचंद की उजड़ती गृहस्थी फिर से बस गई। वीरा बेटी, मेरी सोटी तो पकड़ाना, आज क्या तरकारी बनाई है। मैं आज दूध नहीं पीऊंगा। भले ही यह काम महाराजन के थे, पर करमचंद हर बात वीरा से ही पूछते। वीरा करमचंद का हाथ पकड़कर उन्हें बाहर बिठाती, बिस्तर ठीक करती और जो वह कहते सब करती। लोग कहते, करमचंद खुद भी कहते, अब तो रूप का ब्याह कर देना चाहिए। बहू आकर घर संभालती, और इसीलिए जल्दी ही रूप के ब्याह की तारीख निश्चित हो गई। कामों की अधिकता स्वाभाविक थी। वीरा की माँ पल पल पर रूप की माँ को याद करती और उसकी आंखों में आंसू आ जाते। वीरा भी ब्याह के कामों में बड़ी चाव से हाथ बटा रही थी। वीरा और उसकी माँ भी बारात के साथ गए। वीरा दुल्हन के घर गई और उसने एक सहेली की तरह दुल्हन सिब्बो के हाथों में मेहंदी रचाई, और जब सिब्बो को हल्दी चढ़ाई गई तो वीरा बराबर गाती रही। वीरा ने ही उसके लंबे काले बालों को लाल रंग की चोटी डालकर गूथा। सिब्बो का हाथ कुछ भारी था। हाथी दांत के लाल चूड़ा उसके हाथ में आसानी से नहीं चढ़ रहा था, इसीलिए वह सिब्बो का बायां हाथ अपने हाथों से सहलाने लगी। सिब्बो के एक हाथ में लोहे का कड़ा पहनाकर उसके साथ धागे में गड़ी और कौड़ी गूंथ कर बांधी गई थी। वीरा बार बार उसे हाथ से छू रही थी।
या लो, मैं अपना चूड़े वाला हाथ तुम्हारे सिर पर रखती हूँ, तुम्हारी भी शादी जल्दी हो जाएगी। जहाँ सिब्बो ने अपने अन्य कुमारी सहेलियों के सिर पर अपना कलोरी और चूड़ी वाला हाथ रखा, वहाँ उसने वीरा के सर पर भी 2 बार रखा। वीरा बहुत खुश थी। जब रूप और सिब्बो की भावरें पड़ने लगी तो वह मगन से देखती रही। डोली का समय आया। सिब्बो के मायके की औरतें रोने लगी। अब वह ससुराल की दौलत थी और मायके वालों के लिए मेहमान। सब नई दुल्हन सिब्बो के पास बैठना चाहती थी, पर वीरा समझ रही थी कि सिब्बो पर अन्य सबकी अपेक्षा उसका अधिक अधिकार है, इसीलिए वह सिब्बो के पास ही बराबर बैठी रही। सिब्बो की सहेलियां जाने क्या क्या उसके कानों में कहना चाहती थी, किंतु वीरा के कारण उन्हें एकांत नहीं मिल पा रहा था। आखिर एक सहेली ने कह दिया, देखो ना, यह कमीन लड़की सिब्बो के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। वीरा का मुंह उतर गया। वह वहां से बाहर चली गई। सिब्बो ससुराल में आकर नई दुल्हन की तरह मेहमान नहीं बनी रही। 15 दिन के बाद ही वह घर की मालकिन होकर काम करने लगी। उसके बाद वह मायके भी कभी बहुत दिन नहीं रह पाई। ऊपर का सब काम वीरा और वीरा की माँ ही करती थी, लेकिन उन कामों की भी कमी नहीं थी जिन्हें माँ बेटी नहीं कर सकती थी। कर्मचंद बहू पर आशीर्वादों की झड़ी लगाए रहते, पर साल बीतते जा रहे थे और सिब्बो को जैसे उनके आशीर्वाद फल नहीं रहे थे। लोग कहते, जहाँ जरूरत है वहाँ ईश्वर नहीं देता। वीरा पर जवानी फटी पड़ने लगी थी। उसका शरीर इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि अक्सर उसकी माँ सिब्बो से कहती, पास तो दमड़ी भी नहीं है और वीरा छत को हाथ लगा रही है। तुम इसके लिए क्यों चिंतित हो, वीरा की माँ? जहाँ उसका भाग्य होगा एक दिन चली जाएगी, सिब्बो कहती। अब रूप और सिब्बो की शादी का 6वां वर्ष चल रहा था। कर्मचंद के आशीर्वाद निष्फल जा रहे थे। वह उदास से कहते, मेरे भाग में शायद यही बता है। और आखिर एक दिन उनकी मौत आ पहुंची। वह पोता देखने की इच्छा के साथ ही हमेशा के लिए सो गए। लोगों के मुंह बंद नहीं किए जा सकते। तरह तरह की बातें होने लगी। कोई कहता, रूपचंद की ही अब अकेली जान रह गई, कर्मचंद का नामो निशान मिट जाएगा। कोई कहता, इतने खेत हैं, इतना रुपया पैसा है, इन सब का क्या होगा? अब भी सिब्बो पहले की ही तरह घर को साफ रखती, हर चीज को चांदी की तरह चमकाती रहती, पर उसका अपना चेहरा रोज रोज मैला होता जा रहा था। रूपचंद से कभी उसने कुछ नहीं कहा था, पर वह सोचती, आखिर कब तक वह मेरा लिहाज करेंगे। एक दिन सिब्बो ने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने पति से दूसरे विवाह के लिए कहा। रूपचंद बात को टालना चाहता था, पर सिब्बो बार बार उठा बैठती। तुम मेरी था ले रही हो सिब्बो? नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, मुझे किसी की भी कसम दिलवा लीजिए। मैं दिल से कह रही हूँ कि, पर मुझे तो बच्चे की कोई जरूरत नहीं है। सारी उम्र, हाँ सारी उम्र। और रूपचंद बाहर चला गया। सिब्बो उस दिन खुश थी। वह वस्तुतः अपने पति के मन की था ले रही थी। उसका ऐसा इनकार सुनकर उसे शांति सी हुई। वीरा अब युवती हो गई थी, अपनी उम्र से कुछ बड़ी लगती थी। रंग उसका गेहुआ था, पर उसमें एक ऐसा आकर्षण आ गया था जिसकी अवहेलना कदाचित ही कोई कर सकता था। उसकी माँ अक्सर सिब्बो से उसके विवाह की बातें किया करती। एक रात सिब्बो ने रूपचंद से वीरा की शादी का जिक्र किया कि जल्दी ही कहीं उसके घर की खोज करनी चाहिए। उसके बाद वह वीरा को जो चीजें देना चाहती थी उसकी बातें करती। रात काफी बीत चुकी थी, पर रूपचंद जाग रहा था। इस कहानी का बाकी का हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।